अगर लॉग फंक्शन की हम बात करते हैं ना, तो लॉग फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लॉग फंक्शन बेसिकली है क्या। लॉग फंक्शन इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है वो, ठीक। अब देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है y बराबर a टू द पावर x, ठीक है। और y इक्वल्स टू a टू द पावर x, अगर बेस कांस्टेंट हो और उसकी पावर हो वेरिएबल, तो इस तरह का फंक्शन जो होता है उसे ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर ये इस तरह से लिखा हो, अब हमें अगर x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करनी हो, बिकॉज ओनली देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। तो जब हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम एक फंक्शन ऐसा वहां पे हम बना रहे हैं, ऐसा कंपोजिट बना, मतलब फंक्शन वहां पे हम लिख रहे हैं जो अ, जिसमें x हो गया है डिपेंडेंट और y हो गया है इंडिपेंडेंट। तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे बेस a है, तो यहाँ पे भी लॉग का बेस a ही आएगा, ठीक। तो x बराबर लॉग y, इस तरह से इसको रीड करेंगे, लॉग y एट बेस a, ठीक है। और बेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लॉग में, आपको पता है बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि बेस जो है वो 1 नहीं हो सकता और ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है ना। और y जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव, 0 टू इंफिनिटी बट नॉट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखनी होती चीजें। तो ये सबसे बेसिक। इसको हम दूसरे टर्म में एक बात और भी कह सकते हैं कि लॉग बेसिकली क्या है। अगर मान लो ऐसा लिखा हो, इसको एक एग्जांपल से समझो आप। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो y बराबर, कोई फंक्शन दिया हुआ है, y तो नहीं, अगर मान लो बेटा कोई फंक्शन लिखा हो इस तरह से, क्योंकि ये a की पावर x लिखा हुआ है ना, ठीक। तो 2 की पावर अगर हम 5 फाइंड आउट करें तो कितना आएगा, 32 आएगा, है ना। अब अगर यही लॉग के टर्म में लिखा होता तो क्या लिखा होता वो सोचो। तो ये लिखा होता है, जो पावर होती है 5 इधर, ठीक है। मतलब 5 इज इक्वल्स टू, और करके अगर हम इसे लिखें तो ये क्या लिखा होगा, 5 इज इक्वल्स टू लॉग 32 एट बेस 5, इस तरह से तो लिखा होगा ये, है ना। मतलब बेसिक, कहाँ पे, हाँ सॉरी, बेस में 5 होगा, सही है, बेस में 2 होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान दे रहे हो, बढ़िया। तो लॉग 32 एट बेस 2 इज इक्वल टू 5, मतलब हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट किया है जो, मतलब ये नंबर जो 32 लिखा है, ये इस बेस की कितनी पावर है, ये लॉग से हम फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली लॉग को हम दो तरह से रीड कर सकते हैं, एक तो ये वाला तरीके से, और एक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है वो, ठीक। अब इसके बिहाफ पे इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी वो यही है कि log at base a m to the power n is given by n log m at base a, ठीक है। यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज हुई है, देखो कैसे। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है 32, इस 32 का मतलब क्या हुआ, इस 32 का मतलब हुआ 2 की पावर 5, ठीक है। तो 5 जो था वो तो आगे आ गया मल्टीप्लाई में, समझे। टू जो इस तरह से देखो, 2 की पावर 5 बन जाएगा, फिर ये यहाँ जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो 5 मल्टीप्लाई में हो गया, क्या बन गया, लॉग 2 2, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी एक ये भी है, लॉग a एट बेस a ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा ही 1 होगा, ठीक है, हमेशा ही 1 होगा ये। देन log m प्लस log n बराबर log m n, ठीक है। ये बेस a है तो यहाँ भी a ही रहेंगे, दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ भी कोई सेम बेस आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिर log m माइनस log n, जो इक्वल होगा log m डिवाइड बाई n, m अपॉन n, ठीक है।
देन कम्स एक प्रॉपर्टी है log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमेशा 0 ही होगा। तो और एक बेस चेंज प्रॉपर्टी log a और ये लिखा हुआ मान लीजिए b। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ log b एट बेस a। ठीक, तो ये क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेस नहीं लिखा है लॉग का, क्योंकि कोई भी बेस हो ये हमेशा log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 फॉर एनी बेस। इसकी बात करें तो ये चेंज इस तरह से हो जाता है log b अपॉन log a। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी भी देख लो। ऐसे तो मतलब जितनी मैं लिखता जाऊँ कम ही है, बहुत सारी लिखी जा सकती है, लेकिन बेसिक है ये। log a भी अगर लिखा है ना, तो इसको हम 1/log बी ए भी लिख सकते हैं, मतलब बी बेस हो जाए और ए ये हो जाए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात। देखो इसको डिफाइन कैसे किया है, log बी अपॉन में log ए, है ना। मतलब जो ऊपर है वो बेस है, और जो यहाँ पे है वो बेस, सॉरी जो ऊपर है वो वैल्यू थी, और ये बेस की वैल्यू थी log ए। यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया तो रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है ना, ये और डिवाइड में आ जाए तो फिर क्या बन गया, ये वैल्यू और बी बेस हो जाएगा, तो ये इस तरह से किया गया। तो यही है प्रॉपर्टीज जो यूज होती हैं लॉग फंक्शंस के लिए। आई बात समझ में। यही प्रॉपर्टीज हैं जो लॉग फंक्शन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब यूज होती हैं क्वेश्चंस के जब हम करेंगे ना। हालांकि देखो अगर मैं बताऊं, जो अभी आप रनिंग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसमें तो ये यूज नहीं होती, लेकिन ये ना कई और चैप्टर्स हैं उनमें यूज हो जाएगी। समझे। हाँ, ये उसमें भी यूज होती है अगर हम लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, बट लॉग एक्चुअल में आपके सिलेबस में गिवन नहीं है। ठीक है, केवल एक लॉग फंक्शन बताया गया है, बस वो इतनी सी ही डेफिनेशन बता रखी है, ज़्यादा कुछ उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं गिवन होगा। आपकी बुक जो है उसमें आप देखेंगे भी ना तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं गिवन होगा। प्रॉपर्टीज भी कुछ 2-3 गिवन होंगी मे बी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं है, कहने का मतलब ये है, बस ये इम्पॉर्टेंट यूँ है क्योंकि इसकी हेल्प से ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज यूज होती हैं लॉग फंक्शन की। ठीक है, और इवन लॉग फंक्शन भी जनरली आपको पता नहीं लगेगा कहाँ पे यूज करें, वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि लॉग के टर्म्स में लिखे होंगे वो। लॉग के फंक्शन के रिजल्ट प्रॉपर्टीज की हेल्प से आते भी हैं, ऐसे नहीं फाइंड आउट आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये है लॉग की प्रॉपर्टीज। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लॉग की मैंने आपको अभी लिखी है। ठीक है, देर आर सम प्रॉपर्टीज। तो ये आप जो मैंने कल लिखवाई थी उसमें अगर कोई मिसिंग हो तो आप उसमें ऐड कर लेना, इसको लिख लेना। ठीक है, देखो log 1 के लिए बेस से इंडिपेंडेंट क्यों, एक वो भी समझ लो। मैंने बोला ना फॉर एनी बेस, ये किसी भी बेस के लिए, इसलिए यहाँ पे बेस लिखा नहीं गया है। ठीक है। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखना, जनरली ना जो आप कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो वो दो बेस के लिए पढ़ोगे, या तो बेस 10 होगा या फिर बेस ई होगा। ई भी एक नंबर है, नेचुरल नंबर तो नहीं है ये। ई भी एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू कुछ 2 से 3 के बीच में लाई करती है, मतलब 2.5 से ज्यादा होती है बट 3 से कम होती है, उसमें वो लाई करता है। ठीक है, और जनरली या तो log 10 लिखा होता है, ठीक है, या फिर LN लिखा होता है, मतलब ऐसे एक नोटेशन आप कुछ जगह देख सकते हो, इस तरह से मिल जाएगा। वो log EX अगर लिखा है ना, इस तरह से log X एट बेस ई, फिजिक्स वगैरह में नोटेशन यूज होती है इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। LN, LN लिख देते हैं इसको। ठीक है ना, LN लिख देते हैं हम इसे। लॉग एट बेस ई केवल इतने को LN बोल दिया जाता है, और एक्स है तो एक्स लिख देंगे, तो LN XB से रीड कर देते हैं। और लॉग एट बेस 10 एक्स जो होगा था ये एच डी ही रहता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है,
तो वो जब आप फिजिक्स वगैरह में इंट्रोड्यूस होगा वो तो बता ही दिया जाएगा कि एक कांस्टेंट कोई नंबर होता है, उससे 2.303 आई थिंक उससे मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो ये दोनों बेस के लिए इस तरह से डिफाइन होता है। हाँ, अब अगर मैं बात कर रहा था इसकी कि log 1 जो वो जीरो क्यों होता है। ठीक है, देखो, हाँ मतलब log 1 जीरो क्यों होता है, एक तो ये बात, प्लस दूसरी बात, इसमें बेस लिखा नहीं हमने, मतलब ये कोई भी बेस हो सकता है, एनी बेस। ठीक है, कोई भी बेस आ जाए और अगर log 1 बन रहा हो वहाँ पे तो कुछ सोचना नहीं है, सीधे जीरो लिख देना है आपको। ठीक है, log 1 ऑलवेज जीरो। कैसे log 1 जीरो ही क्यों बन रहा है, देखो इस प्रॉपर्टी को देखना ध्यान से, इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी में देखो, आप इसको देखो, यहाँ क्या चाहिए, log 1 चाहिए तुम्हें, है ना, log 1 की वैल्यू चाहिए। ठीक, इसको देखो ध्यान से, ये वैल्यू 1 कब हो सकती है, कोई बताओ मुझे, m अपॉन n की वैल्यू 1 कब बन जाएगी, जब दोनों जब दोनों नंबर सेम हो जाए। वेरी गुड, मतलब या तो m को n के बराबर लिख दें या फिर n को m के बराबर लिख दें, कोई एक चीज ऐसी करेंगे। तो हमने m को n के बराबर मान लिया, लेट कर लिया कि m बराबर n है ना। अब जैसे ही हम m की जगह n पुट करेंगे तो n अपॉन n 1 बन गया वो। ठीक, और इधर भी n बन गया, तो log n माइनस log n दोनों सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, जीरो ही होगा ना वो तो यहाँ बन जाएगा जीरो और ये बन जाएगा log 1। ठीक है, समझ में आ रही बात, और जो बेस इधर होगा वो इधर होगा, दोनों का। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी बेस हो सकता है, ए जो लिखा हुआ है ए कैन बी एनी नंबर, मगर इसकी जो ए की डोमेन होती है वो उसी में लाई करना चाहिए। ठीक, तो log 1 हमेशा ही जीरो रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यूज हो जाएगा दो तीन प्रॉपर्टीज की ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बताता हूँ मैं कौन कौन सी, 1, ये 2, ये 3, 4, ठीक है, और एक है log 1 जीरो, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, पहली पांच जो लिखी हुई है। हम्म, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये है बेटा प्रॉपर्टीज, नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखो ये प्रॉपर्टी ना, मतलब लॉग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूज होते हैं, तो क्वेश्चन एक्चुअली बुक में ज्यादा कुछ गिवन होंगे नहीं। ठीक है, तो मैं आपको कोई फोटो मतलब खींच के, जैसे कल मैंने प्रॉपर्टीज की भेजी थी, उसी तरीके से लॉग से रिलेटेड कुछ ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर आप पजल होंगे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं, लेकिन हाँ इन बेसिक प्रॉपर्टी की हेल्प से पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक दो क्वेश्चन के बाद आप उसको कर पाओगे फिर आसानी से। ठीक है, आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, कॉम्पिटेटिव लेवल पे केवल आते हैं। समझ में आ रही बात, प्रॉपर्टीज इसीलिए केवल लिखवाई गई हैं अभी। ठीक, अब हाँ, लॉग की डोमेन और रेंज भी मैं बता चुका हूँ, किसी को डाउट तो नहीं है डोमेन और रेंज में लॉग फंक्शन के लिए। हम्म, ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है वो, देखिए मैंने पहले बताया था कि मेरी साइड से एंडिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने एंड नहीं किया है, डेली क्वेश्चंस नहीं करे हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। और एक आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग जो फ्रेंड्स हैं आपके नियर बाई में अगर कुछ हैं तो उनको जरूर बोलो, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐड होते हो आप लोग। लॉस ही हो रहा है उनका और कुछ नहीं हो रहा। या फिर कई ये सोच रहे हो कि बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती बाद में देखने में।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिकॉर्डिंग ही देख लेते हैं, मैंने देखा। अच्छा अब ये बताओ, बुक कौन सी है आपके पास जिससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा, ये जितने अभी ऐड हैं उनके पास, सबके पास एलिमेंट की बुक है? ओके, सभी के पास है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ना ये जो चैप्टर है इसकी प्रैक्टिस एलिमेंट्स वाली बुक से ही करना, ठीक है। जिसमें एनसीईआरटी से अगर करनी होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी बुक यूज कर लो, ठीक है। अब जैसे चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊंगा ना, लीनियर इनइक्वालिटी का, तो वो हम एनसीईआरटी बुक से कर लेंगे। उसमें एनसीईआरटी से करेंगे तो इतने इनफ क्वेश्चन है कि वो टॉपिक हमें इजीली समझ में भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर एनसीईआरटी से सेकंड चैप्टर मत कीजिएगा। सेकंड चैप्टर के लिए आप प्रिफर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक। उसमें क्वेश्चन क्योंकि थोड़े से ज़्यादा गिवन है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इसलिए, ठीक है। एक मिनट में इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँगा। ठीक है, तो अगर हमें फंक्शन गिवन है, फिर सॉरी इसका ग्राफ गिवन है, जैसे एग्जांपल के लिए हमें ना ये फंक्शन का ग्राफ गिवन है हमारे पास। एक तो ये है, ये है फर्स्ट टाइप। ये सेकंड। ये है थर्ड, ठीक है। तो ये हमें कुछ फंक्शन के ग्राफ है हमारे पास। दिख रहे हैं चारों ग्राफ, 1 2 3 4, ठीक। अब हमें ये देखना है कि ना इन चारों में कौन से ग्राफ हैं जो फंक्शन है और कौन से ग्राफ है जो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब हमें ये पहचानना है कि विच ऑफ दीज ग्राफ्स रिप्रेजेंट फंक्शन, कौन से हैं जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद करो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी। क्या थी फंक्शन की डेफिनेशन? फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। है ऐसा याद आपको? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब x जो ये है, इसकी सभी वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ठीक। अच्छा ये जो ग्राफ है ना एंडलेस है, ये एंड नहीं हो रहा है कि आप सोचिए ये केवल यहीं पे एंड हो गया, नो। ये इसकी अप्रोच ऊपर इंफिनिटी तक है, मतलब वाई एक्सिस के लिए इंफिनिटी तक जा रही है इसकी अप्रोच, ठीक। ये जो ग्राफ है ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये ग्राफ क्लोज नहीं है, मतलब ये इधर और इधर इंक्रीज हो रहा होगा, ऐसे ही ये इस तरफ और इस तरफ इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक। तो अब जरा देखो, क्या ये ग्राफ, चलो उधर से स्टार्ट करते हैं, क्या ये फंक्शन होगा? बताइए सोच के, इज दिस अ फंक्शन? फंक्शन के डेफिनेशन पे जाओ। क्या है डेफिनेशन? कि x की सभी वैल्यू के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू आए। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? बताओ। बताइए, सुन रही है ना मेरी आवाज, नहीं सुन रही है? हाँ, तो अब ये क्या फंक्शन होगा वो तो बताओ।
ये जो है ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सोचो। क्रॉस कर रहा हूँ मतलब नॉट ए फंक्शन। रीजन रीजन ये है कि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस कौन सी है। एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन ये। ठीक। तो पॉजिटिव साइड तो कवर हो गई एक्स की, लेकिन जो नेगेटिव नंबर थे एक्स के वो कवर हुए। बोलो, हुए कवर? नहीं हो रहे ना। कवर होने का मतलब है कि इनके लिए कोई भी हमें y की वैल्यू नहीं मिल रही है। मतलब फॉर नेगेटिव नंबर्स देर इज नो वैल्यू ऑफ y, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक। इसको चेक करो। इसको चेक करेंगे तो ये फंक्शन है। ठीक है। क्यों है फंक्शन? क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी कोई ना कोई y की वैल्यू मिल जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू मिल जाएगी, और सभी वैल्यू के लिए मिल जाएंगी। तो ये हो गया फंक्शन। ठीक। इसको चेक करो, थर्ड सेकंड को। क्या ये फंक्शन है? बताओ आप जल्दी से। इज दिस ए फंक्शन? हम्म, बोलो। जो इन दोनों में वो बताए हैं मैंने रीजन, उसके अकॉर्डिंग सोचो। क्या ये फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा? फंक्शन की कंडीशन को, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो फंक्शन हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगी तो फंक्शन नहीं होगा। तो जरा देखो, क्या ये फंक्शन होगा? चेक करके बताओ जल्दी से। नहीं चेक कर पा रहे? अभी आप मेथड समझे कि नहीं? क्या है रीजन, क्या है कि कोई भी फंक्शन फंक्शन कब होगा, कोई भी एक्सप्रेशन फंक्शन कब होगा? जब सारी एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू मिल जाए कुछ ना कुछ, तभी वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे तो बेटा ऐसा नहीं हो रहा, देखो ध्यान से। केवल यहाँ पे आके क्लोज हो गया है ना, ग्राफ जो है यहाँ पे आके क्लोज हो गया है, बाउंड हो गया। यहाँ पे भी तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज रही होंगी। एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना इधर, या नहीं होगी? होगी। लेकिन क्या उसके लिए हमें y की वैल्यू मिल रही है? नहीं मिल रही। ऐसे निगेटिव में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, मींस देयर आर a lot of values of x which are not having any value of y। मतलब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे सभी x के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू y की नहीं मिल रही, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये भी हो गया क्रॉस, नॉट ए फंक्शन। और इसको देखें तो यहाँ पे आप देखो, ये फंक्शन, हाँ ये फंक्शन बन गया, क्योंकि सभी निगेटिव वैल्यू के लिए भी कोई ना कोई वैल्यू है और सभी पॉजिटिव के लिए भी कोई ना कोई वैल्यू है। तो ये भी फंक्शन बन गया। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ग्राफ की हेल्प से पूछा जा सकता है। ये ना, ग्राफ ड्रॉ कर दिए गए हैं और ये पूछ लिया जाए कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कि वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ पता है, देखो ये तो हमें पता लग गया कि ये फंक्शन नहीं है, मतलब इनमें से कौन से हैं कौन से नहीं है। लेकिन बेटा ये भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। मतलब ये हो सकते हैं, लेकिन पता है कब हो सकते हैं ये फंक्शन? ये फंक्शन कब हो सकता है? ये फंक्शन तब हो सकता है जब पहले से ही ये बता दिया जाए कि x की जो वैल्यू है ना वो केवल पॉजिटिव है। समझ में आ रही बात? x की जो वैल्यू है वो केवल और केवल पॉजिटिव है, तब ये फंक्शन हो सकता है। जैसे लॉग फंक्शन देखो, क्या डिफाइन है लॉग एक्स? तो log x जब ये फंक्शन लिखते हैं हम y, तो हम यहाँ पे बताते हैं कि नहीं बताते पहले कि जो x होता है वो ग्रेटर देन जीरो होगा? लिखते हैं ना हम ऐसा, x इज ग्रेटर देन जीरो इस फंक्शन के लिए। मतलब हमने पहले से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो डोमेन होगी वो केवल पॉजिटिव नंबर होगी। तो वही इसको भी अगर हम फंक्शन बनाना हो तो हमें वहां पे ये बताना पड़ेगा कि x इज ओनली पॉजिटिव नंबर्स, मतलब जीरो से इन्फिनिटी। और जीरो इंक्लूड भी किया गया है तो क्लोज इंटरवल कर देंगे बस। समझ में आएगा? इसको भी ऐसे ही हमें बताना पड़ेगा फिर। अगर इसे भी फंक्शन बनाना है ना, इसको भी अगर हमें फंक्शन बनाना है, तो ये फंक्शन कब बनेगा? ये यहाँ पे जो पॉइंट होगा और जो यहाँ पे पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट सेम होंगे कि नहीं होंगे बताओ? दोनों बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि रेडियस ही तो है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस, मतलब ये सेंटर है ना इसका, और यहाँ तक की भी डिस्टेंस रेडियस। तो अगर ये वैल्यू r है तो यहाँ का पॉइंट r, जीरो हो गया, और ये माइनस r, जीरो हो गया।
तो इसको फंक्शन बनाने के हमें लिखना पड़ेगा कि जो x होगा वो -r से +r के बीच है। अगर ऐसा लिख दें देन इट विल बी अ फंक्शन, तो ये फंक्शन बन जाएगा। समझ में आई बात? तो मतलब फंक्शन हो सकते हैं, मगर अगर पहले से ये बोल दिया जाए या बता दिया जाए कि इनकी डोमेन यहाँ तक है, रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाए, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सारी वैल्यू एक्स की काउंट नहीं करेंगे, अब हम केवल उतनी वैल्यू काउंट करेंगे जितनी बताई जाए। तो जैसे अगर इसमें सॉरी इसमें नहीं, ये इसके लिए है, यहाँ पे अगर बोल दिया जाए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन हो जाएगा। सही है, ये तो सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो ये तो उसमें चेक करना ही नहीं है। इसमें अगर ऐसा बता दिया जाए कि रेडियस से रेडियस के बीच ही लाई कर रहा है देन इट विल बी ए फंक्शन ऑलवेज, और ये तो फंक्शन है ही। ठीक है, तो ये ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जो ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए, फंक्शन पूछा जाए, तो सिंपल है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो हम इस तरह से उनको चेक कर सकते हैं कि हाँ वो फंक्शन है या फिर फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ से पहचान सकेंगे अब फंक्शंस को, आइडेंटिफाई कर लेंगे ना अब तो। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग कर देता हूँ मैं। अब अगर कुछ और टॉपिक बच रहा होगा इसमें कल बताने के लिए तो मैं वो चेक कर लूँगा आज। ठीक है, अदरवाइज फिर हम कल नया ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे फिर हम। ठीक है, आप लेफ्ट कर लीजिए, आपकी क्लास स्टार्ट होगी।